वंस अगेन प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेशबा एकेडमी पर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बच्चा अब बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे में अब आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने की जरूरत है। प्यारे साथियों, मैं आज आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहां पर काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद में आप लोगों के लिए तैयार किए गए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आप सबको करना क्या है, सभी छात्रों को क्लास को शेयर कर देना है, से क्लास को लाइक कर देना है और अंत में जरूर बताइएगा बच्चा प्रश्न किस लेवल का था। याद रखना साथियों कि जीतता वही है जो लड़ता है। जो मैदाने जंग छोड़ के भाग जाता है ना, वो कभी नहीं जीतता है। इसलिए हमेशा तत्पर रहो, हमेशा अपने आप को मेहनत का आदी बनाओ, क्योंकि जो मेहनत करते हैं ना उनकी जीत निश्चित होती है, वो जीतते जरूर हैं। याद रखना साथियों, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में मत भागिए। अगर आपको भागना ही है तो अपने सपनों के पीछे भागिए। अगर आपको पाना है ना सरकारी कॉलेज, तो साथियों मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत जबरदस्त करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करना होगा। तो प्यारे साथियों, टॉप 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही करते हो, अपना स्कोर क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना मार्क्स बन रहा है। क्योंकि आप जानते हो बच्चा, जो केमिस्ट्री का वेटेज होता है वो 25 मार्क्स यूपी में केमिस्ट्री में आते हैं। कितने मार्क्स है साथियों? 25 मार्क्स आपके केमिस्ट्री पेपर में आते हैं, है ना। मैथ के 25, मैथ के 50, ये मैथ रहता है, ये फिजिक्स रहता है और एक केमिस्ट्री रहता है। तो कुल मिलाकर आप सभी बच्चे जानते हैं 100 अंक की परीक्षा पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 एकन 4, 400 नंबर का आपका पेपर होता है। सरकारी कॉलेज लाने के लिए 220 प्लस मार्क्स आपके जरूरी हैं। अगर साथियों आप 220 प्लस मार्क्स लेके आते हो तो मैं कहूंगा आप 100% सरकारी कॉलेज ला सकते हो। फिलहाल हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारी परमाणु को 2 हल्के परमाणुओं में विभाजित करने के साथ बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रश्न है कि भारी परमाणु को, एक भारी परमाणु है बच्चा, उसे 2 छोटे छोटे परमाणुओं में आप विभाजित कर दो तो ऊर्जा मुक्ति क्या कहलाएगी? संयोजन होगा नहीं, क्योंकि संयोजन का मतलब योग। जब 2 मिले पदार्थ और एक नया पदार्थ बन जाए, जैसे चाय में चीनी पत्ती आपने दूध मिलाया तो चाय बना। चाय कैसा है? नया पदार्थ है साथियों। तो याद रखना संयोजन नहीं, दहन मतलब जलना सघनन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? भारी परमाणु को 2 हल्के परमाणुओं में विभाजित करने के साथ जो ऊर्जा मुक्ति, क्या दिया है? ऊर्जा मुक्ति। तो दहन विक्रिया में ही ऊर्जा मुक्ति होती है। कुछ बच्चे विघटन, विघटन माने टूटना, बात सही है, लेकिन प्रश्न कह रहा है क्या? ऊर्जा मुक्ति हमने पकड़ा, तो मैंने कहा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर, नहीं भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही सही होगा। भारी परमाणु को जब 2 हल्के परमाणुओं में तोड़ा जाए, तोड़ने पे सिंपल सी बात है बच्चा, ऊर्जा मुक्त होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पहला प्रश्न आपसे छूट गया था कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। जब बच्चा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच
प्रश्न कह रहा है कि उत्पाद क्या है, Mg बनेगा और हमारा Cl2 और H2 बाहर निकलेगा। यहां 2 से गुणा कर देंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, MgCl नहीं होगा गुरुजी, MgCl नहीं होगा गुरुजी, MgCl2 यस। ठीक है, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा साथियों, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी जवाब हमार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्या, फटाफट से एक बार बता दो कि जी गुरुजी आगे चला जाए। बिल्कुल, प्रश्न नंबर हम 2 भी कर लिया, अब 3 की बारी है। कह रहा है कि मूल अवस्था में, कैसी अवस्था में, मूल अवस्था में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब होता है आमाने नहीं। और देखो, आप लोगों को हिंदी अगर अच्छे से पता है ना तो आप प्रश्नों को कर सकते हो। आ माने बच्चा नहीं, और युग्मित माने युग मतलब जोड़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं होंगे, मतलब 2 एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 कैसे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 बच्चा कैसे है युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपेक्षित होते हैं। आप कहोगे गुरुजी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 4 कि मेथेन CH4 में, प्रश्न है जी मेथेन CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। प्रश्न क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मेथेन। मेथेन, ठीक है, आपको क्या बताना है, मेथेन की बच्चा ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर ए पर -4 है, ऑप्शन बी पर जी 0 है, सी ऑप्शन पे +2 है, और डी ऑप्शन पे आपका +4 है। डी ऑप्शन पे क्या है, +4 है। आपको मेथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मेथेन। आप राइट आंसर क्या करोगे, गुरुजी डी नहीं होगा, गुरुजी सी भी नहीं होगा। अब बच्चा क्या होगा, अगर डी भी नहीं है सी भी नहीं है तो तुम किससे सहमत बा, कहोगे गुरुजी हम कौनों से सहमत नहीं बा, हमारी जो बुद्धि है ना वो मंद बुद्धि हो चुकी है। बुरा मत मानिएगा, तुम लोगों की जो दिमाग है ना वो आइंस्टीन से भी तेज है। कहोगे कभी गुरुजी कहते हो हमारा दिमाग मंद बुद्धि है, कभी आइंस्टीन से भी तेज है। जैसे आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था ना, प्रकाश ऊर्जा समीकरण दिया था। प्रकाश ऊर्जा समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने। ऐसे ही बच्चा आप भी एक समीकरण दे सकते हो, आप भी आइंस्टीन बन सकते हो। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही जवाब क्या, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी बताते रहिए, मैं सबका देख रहा हूं जी। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे, और अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है ना, लाइक कर देंगे, और जिन साथियों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है वो साथी क्लास को क्या करेंगे, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो मेथेन CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितनी, कहोगे गुरुजी -4 होती है। कितनी होती है साथियों, तो -4 होती है। आगे प्रश्न नंबर हम 5 की बात करते हैं। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान कौन सा कण निकलता है। प्रश्न कह रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय के कारण कौन सा, बच्चा प्रश्न क्या है, कौन सा कण निकलता है। ऑप्शन नंबर ए पर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर उपर्युक्त सभी। फटाफट से राइट आंसर करो
कि जब रेडियोधर्मी क्षय होता है ना, उस दौरान बच्चा कौन सा कण निकलता है? फटाफट से राइट आंसर करो जी। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड साथियों, राइट आंसर रेडियोधर्मी क्षय के दौरान। क्या लिखोगे आप? रेडियोधर्मी क्षय के दौरान, ठीक है, रेडियोधर्मी क्षय के दौरान कौन सा कण निकलता है? तो याद रखना, रेडियोधर्मी क्षय के दौरान प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कण निकलते हैं, कण निकलते हैं। अतः विकल्प डी सही होगा, डी सही होगा। हो जाएगा ना? आप कहोगे जी गुरुजी। मैं आपसे कहूं बच्चा प्रोटॉन पर कैसा आवेश, आप कहोगे गुरुजी धनावेश। यह मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? धन बेश, ठीक है, धनावेश। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल ही होता है, उदासीन ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋण आवेश, ऋण आवेश। अगर हम इन पर आवेश की बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम। एक किस पर आवेश होता है जी? यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि बच्चा माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पर रहेगा आपका प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। और न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन कण है, इसलिए साथियों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन हमारा जीरो होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है जी? जीरो हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है? क्वेश्चन क्या है? दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए पर किण्वन का प्रयोग किया जाता है, बहुलकीकरण का, साबुनीकरण का, या इनमें से कोई नहीं, या बच्चा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है बच्चा। आप जानते हो दूध से जब दही बनता है, मैं बच्चा आपसे कहूं दूध से क्या बनता है? गुरुजी दूध से दही बनता है। मैं आपसे कहूं कौन सा परिवर्तन होगा? आप कहोगे गुरुजी यहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा साथियों? रासायनिक परिवर्तन। अब आप कहोगे गुरुजी ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल चेंजेस। मैं कहूंगा बच्चा जब कोई पदार्थ में परिवर्तन हो, परिवर्तन के बाद वो वस्तु पुनः अपने मूल रूप में ना आ पाए, ठीक है, किसी वस्तु में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद जब कोई वस्तु पुनः अपने मूल रूप में नहीं आ पाती है, क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे दूध से दही बनना, अगर बच्चा दूध से दही बनेगा, क्या दही से दोबारा दूध बनेगा? आपका जवाब होगा नो गुरुजी, दही से दूध कभी भी नहीं बनेगा, जबकि दूध से दही बन सकता है। मैंने कहा बर्फ से, पानी से क्या बनता है? पानी से बच्चा बर्फ बनता है। क्या बर्फ से पानी बनेगा? आपका जवाब होगा यस गुरुजी, पानी से बर्फ बनाओ, बर्फ से पानी बनाओ। यहां पर कौन सा परिवर्तन होगा? कहोगे गुरुजी यहां पर हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? जब कोई पदार्थ में चेंजेस होंगे तो वो पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में आ जाएगा, वहां पर साथियों हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो ये दोनों तरफ चल रहा है, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी,
तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे उत्क्रमणीयता चिन्ह इस तरीके से दिखाते हैं। पूरा डिटेल में समझिएगा, कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो, आगे भी चले पीछे भी चले, उत्पाद की तरफ भी चले अभिकारक की तरफ चले। अब भाई जब ये एक तरफ हो रहा है तो एक कैसी अभिक्रिया होगी गुरुजी? ये हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। आप कहोगे जी गुरुजी ये सिर्फ अग्रदिशिक है। ठीक है, ये अग्र और पश्च दोनों दिशिक है, ये सिर्फ अग्रदिशिक है। जो अनुत्क्रमणीय विक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है वो बच्चा सिर्फ एक दिशा में ही चलता है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, किण्वन बिल्कुल सही होगा। दूध को दही में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे गुरुजी? हम किण्वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूध को दही में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? आप कहोगे गुरुजी किण्वन का प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा कह रहा है कौन सा बहुलक मजबूत सहसंयोजक बंधों के साथ एक 3 आयामी नेटवर्क संरचना है। प्रश्न क्या है? कौन सा बहुलक मजबूत सहसंयोजक बंध के साथ एक 3 आयामी नेटवर्क संरचना है। ऑप्शन नंबर ए पर योगात्मक बहुलकीकरण, संगनन बहुलकीकरण, क्रॉस लिक्विड बहुलकीकरण या फिर सह बहुलक होगा। या माय डियर सह बहुलक हो जाएगा। फटाफट से राइट आंसर करो। सही जवाब क्या होगा प्रश्न नंबर 7 का? प्रश्न नंबर 7 का बच्चा सही जवाब क्या होगा? कौन सा बहुलक मजबूत सहसंयोजी बंधों के साथ एक 3 आयामी नेटवर्क संरचना है? फटाफट से राइट आंसर कर दो जी। बिल्कुल याद रखना बच्चा, सरकारी कॉलेज ऐसे ही नहीं मिलता है। आप सपना देख रहे हो मेरे को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, हमारे को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सिर्फ ख्वाब ही देखते रहिएगा। सरकारी कॉलेज की बच्चा हकीकत देखिए, सपने पूरे होते भी हैं, सपने पूरे नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर आप हकीकत देख रहे हो, नहीं हमें 100% में चीज चाहिए, तो याद रखना बच्चा, अगर आपके पास एक दिन भी बचा है तो आप जी जान लगा सकते हो, जी जान लगाकर मेहनत कर सकते हो और 100% सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी बचा क्रॉस लिक्विड बहुलकीकरण। सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रॉस लिक्विड बहुलकीकरण बिल्कुल ही सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए क्या? फटाफट से कमेंट करके बता दो कि जी गुरुजी आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, संघट्ट सिद्धांत में अभिक्रिया में रुकावट का कौन सा कारक सामान्यतः माना जाता है? प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि संघट्ट मतलब टक्कर सिद्धांत में, ठीक है, संघट्ट सिद्धांत में अभिक्रिया में रुकावट का कौन सा कारक माना जाता है? फटाफट से राइट आंसर कर दो, क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए पर है तापमान, ओके। ऑप्शन बच्चा बी पर है सांद्रता, सी ऑप्शन पे क्या है? सक्रियण ऊर्जा, और डी ऑप्शन पे क्या है? उत्प्रेरक की मौजूदगी। बच्चा डी ऑप्शन पे क्या है गुरुजी? उत्प्रेरक की मौजूदगी है। अब प्रश्न क्या है? संघट्ट सिद्धांत में अभिक्रिया, ठीक है, में रुकावट का कौन सा कारक सामान्यता माना जाता है?
तापमान होगा, सांद्रता हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा, या उत्प्रेरक की मौजूदगी हो जाएगा। फटाफट से बच्चा पार्टी राइट आंसर कर दो जी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। याद रखना, तुम बैठकर जमी पर ना आसमान देखो बच्चों, कि तुम बैठकर जमी पर ना आसमान देखो बच्चों, और पंखों को खोलो, जमाने को उड़ान दिखाओ बच्चों। पंखों को खोलो, जमानों को उड़ान दिखाओ बच्चों। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें, अगर हम इसके सटीक आंसर की बात करें, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सक्रियण ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगा? सक्रियण ऊर्जा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आप कहोगे जी गुरुजी बात में कुछ दम है। याद रखना, बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए। ओके, सिर्फ इतना नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, वो हमारे सामने मजबूर होने चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया प्रश्न नंबर 8 का? सी जवाब बिल्कुल सही। आगे प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन से समूह को चेलकोजन के नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्या है? आवर्त सारणी में कौन से समूह को चेलकोजन के नाम से जाना जाता है? चेलकोजन आया हुआ प्रश्न है भाई, एक क्वेश्चन PYQ है और आपके एग्जाम में बच्चा पार्टी आया हुआ प्रश्न है। कह रहा आवर्त सारणी में चेलकोजन समूह 1, समूह 2, समूह 17 या समूह 16, या बच्चा समूह 16 हो जाएगा। देखो, समूह 17 के तत्वों को हाइलोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलोजन परिवार का तत्व बोला जाता है। तत्व बोला जाता है किसे? समूह 17 के जो तत्व होते हैं वो हाइलोजन परिवार के तत्व, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। Cl का मतलब क्लोरीन। ध्यान से समझो, छोटी से छोटी चीज पूछी जा सकती है। Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब बच्चा आयोडीन, I का मतलब आयोडीन, और F का मतलब फ्लोरीन। ठीक है, F का मतलब फ्लोरीन। तो सही जवाब क्या होगा? हाइलोजन परिवार का तत्व क्या हो जाएगा? कहोगे गुरुजी समूह 16, सॉरी हाइलोजन परिवार के तत्व समूह 17 और चेलकोजन। चेलकोजन 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 परिवार का तत्व किसे कहा जाता है? समूह 16 के तत्वों को चेलकोजन परिवार के तत्व कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, क्या समूह 16 के तत्वों को चेलकोजन परिवार का तत्व कहा जाता है। उम्मीद है सबको यहां तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 किसकी बात करते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक तनु जलीय विलयन में क्या मौजूद है? प्रश्न क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक तनु जलीय विलयन में क्या मौजूद है? ऑप्शन ए पर H3O प्लस Cl माइनस, H3O प्लस OH माइनस, Cl प्लस OH माइनस, अनायनित HCl, या साथियों अनायनित HCl। फटाफट से जवाब करो, सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 का बच्चा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि HCl होता है, हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहां बच्चा? गुरुजी अमाशय में पाया जाता है। वेरी गुड। तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक तनु जलीय विलयन में क्या मौजूद है? याद रखना, H3O प्लस और Cl माइनस। ए नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं। राइट आंसर H3O प्लस मौजूद होता है, और जो Cl है बच्चा वो हमारा निगेटिव में स्थित होता है। सभी बच्चों को प्रश्न नंबर 10 तक समझ में आया? फटाफट से एक बार बताओ कि जी गुरुजी समझ में आ चुका है हमें।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम और प्रश्न नंबर 11 की तरफ रुख करेंगे हम। पता है बार बार मैं पानी क्यों पीता हूं? पानी से बच्चा एनर्जी आती है। याद रखना, बार बार आप भी पानी पिया करिए, जिससे आप लोगों के गला नहीं सूखेगा, बार बार एनर्जी आपको फील होगी। याद रखना, अगर एनर्जी लाना है तो पानी का ज्यादा से ज्यादा गर्मियों में सेवन करो। आगे, सूरज की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चा? सूरज की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? आपको क्या बताना है जी? आपको बताना है सूरज का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, भूतलीय। मैं एक एक करके सबसे पहले आपको समझाता हूं, फिर आंसर बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? मिलना। नाभिकीय मतलब नाभिकों का मिलना। तो जब दो छोटे छोटे नाभिक, क्यों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर, ठीक है, नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं क्या कहलाएगा? याद रखना, नाभिकीय संलयन कहलाएगा। नाभिकीय संलयन मतलब जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक भारी भरकम नाभिक बना दें। संलयन मतलब मिलकर, तो भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ये नाभिकीय संलयन कहलाएगा। अब हम बात करें बच्चा नाभिकीय विखंडन की। लिख लो, जब एक भारी नाभिक दो या दो से, ठीक है, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है या टूट जाता है, ठीक है, विघटित हो जाता है, क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन कहलाएगा। नाभिकीय संलयन कहलाता है, सॉरी, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो उम्मीद है आप सबको नाभिकीय विखंडन मतलब जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, नाभिकीय विखंडन होगा। संलयन का मतलब जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर दें, वहां पे आपका नाभिकीय संलयन होगा। राइट आंसर यहाँ पे। और रासायनिक अभिक्रिया तो तुम लोग जानते ही हो, है ना? फटाफट से बताओ जी, सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? ए होगा नाभिकीय संलयन। सूरज की प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। याद रखना, सूरज की प्राथमिक ऊर्जा जो है वो हमारा नाभिकीय संलयन है। आगे प्रश्न नंबर 12, पी सब लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आपसे प्रश्न क्या कह रहा है? सब सेल, ठीक है, सब लेवल नहीं, सब सेल। ओके, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन द पी सब सेल? इसका मतलब उपकोष। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उपकोष। आपको बताना है पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है फिर से समझ लो। क्वेश्चन है कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर 2, 8, 6 या 10। फटाफट से बताओ, फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। गुरुजी देखो, यस कक्षक, यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस उपकोष में
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, यप उपकोष में। याद रखना यस उपकोष का आकार, यस उपकोष का, यस कक्षक का, ऐसे लिखो, यस कक्षक आकार भी पूछा जा सकता है। यस कक्षक का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। जो यस कक्षक है उसका आकार गोलाकार होता है। ऐसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यस कक्षक में अधिकतम 2। अब हम बात करेंगे पी, तो पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं गुरुजी, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऐसे करके पहले ऊपर को एक एक भरा जाता है। आपने हुंड का नियम, आप बाहु का नियम पढ़ा है। तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक का आकार अगर पूछ ले, पी कक्षक का आकार कैसा होता है, डमरूकार, डमरू के आकार का होता है। पी कक्षक का आकार डमरूकार होता है। ठीक है, होता है। याद रखना इस चीज को बच्चा। मैंने आपको यस उपकोष भी पढ़ा दिया, पी उपकोष का आकृति बता दिया। इसकी आकृति कुछ ऐसे बनती है और पी की आकृति हमारी कुछ ऐसे करके बच्चा ऐसे बनती है। ठीक है, डमरूकार। ओके, राइट आंसर 6 सही जवाब होगा। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पी उपकोष में बच्चा अधिकतम हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं गुरुजी, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु है। ऑप्शन ए पर टाइटेनियम, ऑप्शन बी पर क्लोरीन, सी ऑप्शन पे कैल्शियम और डी ऑप्शन पे एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन पे क्या है, एल्यूमिनियम। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है। ठीक है, टाइटेनियम, क्लोरियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। फटाफट से राइट आंसर करेंगे और सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। सभी साथी क्लास को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चा आकर पढ़ सके। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, टाइटेनियम। सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, टाइटेनियम। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न है भाई, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए पर CH3CHO, CH3CO, CH3CH2CHO, CH3CH2OH। बताओ बताओ क्या होगा, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। फटाफट से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करेंगे जी। सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। देखो एथेनल क्या लिखा है जी, एथेनल। लास्ट में क्या जुड़ा है, एल। एल कब जुड़ता है, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड ग्रुप का होगा तो एल जुड़ेगा। ओएल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल में ओएल। इसमें एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है। अब अल जुड़ा है तो देखो यहां भी CHO जुड़ा है, तो एथेनल सबसे पहले वाले को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन वाले को एथ कहते हैं। यहां कार्बन काउंट करो कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेनल होगा लेकिन एथेनल नहीं होगा। ओके, यहाँ OH है मतलब ये तो एल्कोहल वाला है, पहले ही से ही गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ भी CHO मिल रहा है, अल लगा था ना, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। और एल्डिहाइड, अब यहाँ कार्बन 1 2, 2 कार्बन वाला एथ होता है ना, और एथ में अल जुड़ जाएगा बच्चा। एथ में क्या जुड़ जाएगा, अल, तो हो जाएगा एथेनल। राइट आंसर क्या, CH3
CHO। सही जवाब साथियों क्या होगा? CH3CHO हमारा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब हम सब। चलिए प्रश्न नंबर 15, अल्फा कणों के लिए सामान्य परीक्षण सामग्री क्या है? प्रश्न क्या है साथियों? अल्फा कणों के लिए सामान्य परीक्षण सामग्री क्या है? लेड, एल्यूमिनियम, कागज या प्लास्टिक? या साथियों प्लास्टिक? फटाफट से बताओ। अल्फा कणों के लिए सामान्य परीक्षण सामग्री क्या है? लेड हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कागज हो जाएगा जी, या साथियों प्लास्टिक हो जाएगा? या मेरे प्यारे साथियों प्लास्टिक हो जाएगा। फटाफट से राइट आंसर कर दो। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कागज। तो याद रखना अल्फा कणों के लिए सामान्य परीक्षण सामग्री क्या है? जो अल्फा कणों के लिए सामान्य परीक्षण सामग्री कागज है। आगे प्रश्न नंबर 16, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? PYQ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब आप कहोगे मास्टर जी ये तो बहुत हलवा प्रश्न है। हाँ साथियों हलवा तो है, एक दो तो हलवा पूछे ही जाते हैं, नहीं तो फिर आपका कट ऑफ नहीं आई जाएगी। CO2 होगा, CO होगा, CH4 होगा या CO3 हो जाएगा। कार्बन देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है। किसका है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे बच्चा कहे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा तो CO3 कार्बन ट्राई ऑक्साइड, कार्बन ट्राई ऑक्साइड का है फार्मूला है ऑक्साइड। और ये आपका CH4 तो मीथेन का है, जानते हो ना मीथेन का। अब एक ही फार्मूला बचा है CO2 जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है गुरुजी। क्लियर? यस माय गुरुजी क्लियर। आगे जल की कठोरता को पारंपरिक रूप से किसके तुल्यांक के रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रश्न क्या है? कह रहा है कि जल की कठोरता को पारंपरिक रूप से, फिर से सुनो, जल की कठोरता को पारंपरिक रूप से किसके तुल्यांक के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए पर H2CO3 और CO2, MgCO2, CaCO3 और CaHCO3 का होल ट्वाइस, Na2CO3 और NaHCO3। फटाफट से भाई राइट आंसर भी कर दो। सही जवाब साथियों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड बच्चा, वेरी वेरी गुड। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 और CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी विल बी राइट। आगे एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है। इसका संयोजकता कोष क्या होगा? प्रश्न कह रहा है जी इसका संयोजकता कोष क्या होगा? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है। इसका संयोजकता कोष क्या होगा? 1s2 होगा, 2s2, 2p6 होगा, 3s2 होगा या 2s2 होगा? फटाफट से राइट आंसर करो भाई। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 3s2 हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 19,
तेल और वसा की साबुनीकरण का उत्पाद क्या है? क्वेश्चन क्या है? तेल और वसा की साबुनीकरण का उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए पर ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एमिनो अम्ल, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। या बच्चा एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फटाफट से राइट आंसर करो जी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, विद्युत संयोजक यौगिक में आवेशित कण होते हैं। आपको यहां पर भरना है विपरीत आवेशित कण होते हैं, बराबर आवेशित कण होते हैं, ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं या धनात्मक आवेशित कण होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक में आवेशित कण बच्चा होते हैं। फटाफट से राइट आंसर करो जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विपरीत आवेशित कण होते हैं। कैसे जी? तो यहां पे क्या आ जाएगा गुरुजी? विपरीत। ठीक है, विपरीत आवेशित कण होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है जी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थिर हो जाएगा? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थिर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पर आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी पर है हीलियम, सी ऑप्शन पे सोडियम और डी ऑप्शन पे बच्चा है आपका ऑक्सीजन। फटाफट से राइट आंसर कर दो जी। सही जवाब क्या होगा? स्थिर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, राइट आंसर क्या? सोडियम बिल्कुल है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो भैया सोडियम जो है वो स्थिर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, समूह 17 के तत्वों का नाम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समूह 17 के तत्वों का नाम है। ऑप्शन नंबर ए पर नोबेल गैसेस, धातु, हाइलोजेंस या चालकोजेंस। या बच्चा चालकोजेंस होगा। समूह 17 के तत्वों का नाम क्या हो जाएगा? फटाफट से राइट आंसर कर दो जी। सही जवाब क्या होगा? आपको मैंने अभी पीछे पढ़ाया है हाइलोजेंस। ठीक है, समूह 17 के तत्वों को क्या बोला जाता है गुरुजी? समूह 17 के तत्वों को हाइलोजन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? हाइलोजन बोला जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? प्रश्न है जी, रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, एर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, हेनरी बेकुरल ने। या साथियों हेनरी बेकुरल ने की। फटाफट से राइट आंसर कर दो। 23 नंबर का सही जवाब क्या होगा? रेडियोएक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की। किसने की साथियों? तो हेनरी बेकुरल ने की थी रेडियोएक्टिविटी की खोज। इस चीज को आप लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24, किसी आवर्त में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ क्या होता है? क्वेश्चन क्या है बच्चा? ठीक है, पहले इसका देख लो। चलिए बिल्कुल, तो किसी आवर्त में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पर है धात्विक गुण कम होते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कम होती है, रासायनिक क्रिया बढ़ती है। सही जवाब क्या होगा? कमेंट में लिख दो प्यारे साथियों। तो याद रखना बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए धात्विक गुण कम होते हैं। राइट आंसर क्या होगा जी? धात्विक गुण कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है Fe3O4 में आयनन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या है साथियों? Fe3 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? क्यों निखिल सर? ऑप्शन ए पर है +3 होगी, +2 होगी सर,
प्लस 8/3 होगी प्लस 2/3 होगी। फटाफट से राइट आंसर करो जी। प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी विल बी राइट। तो प्यारे साथियों आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपको कराए आज क्या कराए, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में, 25 में से आपका कितना मार्क्स बन रहा है। और प्यारे साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो लाइक नहीं तुम लोगों ने किया, और मैंने आज कहा भी नहीं कि लाइक कर दो, इतना कंजूसी नहीं चलता है बच्चा पार्टी। सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर रेशवा एकेडमी नहीं ज्वाइन किया है तुरंत जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेशवा एकेडमी ऐप, क्रेश कोर्स को तुरंत इनरोल कीजिए, है ना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में मुझे तुम्हारा प्यार दिखना चाहिए। तब तक के लिए प्यारे साथियों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।